नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। संसद के सत्र के बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर मीडिया से बात करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी सावरकर और गोलवलकर की नीति पर काम कर रहे हैं और उसी नीति पर काम करते हुए उन्होंने देश के मुसलमानों को सेकेंड क्लास सिटीजन बना दिया है। वहीं अपने इस आरोप पर तर्क देते हुए ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार की स्वनिधि स्कीम के तहत रेहड़ी पटरी पर दुकान ठेला लगाने वालों को लोन दिया जाता है। आरटीआई जवाब में जानकारी मिली है कि 32 लाख लोगों में से सिर्फ 331 अल्पसंख्यकों को जो लोन है वो दिया जाता है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट मौजूद है। हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ एआईएमआईएम से राशिद जमील खान जी आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूंगी। आवाज मिल पा रही है आपको? जी आ रही है। जी विवेक श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से देखा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी कई बार केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते नजर आते हैं और एक बार फिर से उनका जो बयान है वो काफी ज्यादा चर्चा में आ गया है। ओवैसी ने यह बताया है कि मुसलमानों को यहां पर सेकंड क्लास सिटीजन जो है वो सरकार ने बना दिया है। बार बार इस तरीके की ये जो राजनीति है हिंदू मुसलमानों पर आ जाती है और कहीं ना कहीं ओवैसी भी इसका जिक्र जो है वो अपने बयानों में अब कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए प्रिया जी, ओवैसी जी का बयान गैर वाजिब है और जिस तरह का बयान वो देने के लिए जाने जाते हैं उसी तरह का बयान है। जिस मुसलमानों की जिस स्थिति के ऊपर चिंता व्यक्त कर रहे हैं वो स्थिति मुसलमानों की कोई भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में नहीं हुई है। उसके लिए कांग्रेस का शासन जिम्मेदार है, जिसमें वो कभी खुद भी उनके अब्बा हुजूर सहयोगी दल के रूप में शामिल रहते थे। और जिस तरह उस समाज के मुल्ला मौलानाओं की स्थिति है, जिस तरह से इनको दीनी तालीम दी जाती है, दुनियावी तालीम से मरहूम रखा जाता है, तो मुसलमानों के पिछड़ेपन के लिए ये बहुत सी चीजें जिम्मेदार हैं। बेहतर हो कि वो किसी सरकार के ऊपर तोहमत लगाने के बजाय अपने समाज में जाकर के और समाज की कुरीतियों से समाज को आगे ले चलने का प्रयास करें और दीनी तालीम से आगे बढ़ करके दुनियावी तालीम दिलाने का प्रयास करें, जिससे वो लोग मुख्य धारा में शामिल हों। आज जिस अवसर पे आप इस डिबेट को रखी है, भारत के पिछले से पिछले पायदान पे खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में आते हुए पूरा देश देख रहा है। इस समय हमारी आपकी डिबेट हो रही है, इसी से कुछ क्षण पहले महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का शपथ ग्रहण हुआ है। बिल्कुल। वो जिस देश की जिस समाज से आती है और आज जिस पद पर वो पहुंची है, इस देश के 75 वर्ष की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ताकत का परिणाम है। तो ऐसे अवसर पर इस तरह की बेहूदी और बेबुनियाद बातें करना उचित नहीं है। जी ठीक है। निचले पायदान पे खड़ा व्यक्ति आज आपके देश के सर्वोच्च पद पे बैठ रहा है, आप ऐसे में जिस तरह का राग अलाप रहे हैं, इसके लिए उस समाज के लोग दोषी हैं, उस समाज के कठबुल्ले दोषी हैं और उस समाज से आने वाले नेता दोषी हैं, जिन्होंने उस समाज के लोगों को दुनियावी तालीम नहीं दिलाई, इसलिए वो आज वहां पे पीछे है। तो ये उनकी जिम्मेदारी, इसमें किसी सरकार का दोष नहीं। सरकार तो योजनाएं लेके आती है, जो सरकार के दरवाजे पे आएगा उसको योजना का लाभ मिलेगा। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सबको मिला, उज्ज्वला योजना का लाभ सबको मिला, विद्युत योजना का लाभ सबको मिला। तो ऐसे में सरकार के स्तर पे कोई पार्शियलिटी नहीं होती। लेकिन अगर आप सरकार के दरवाजे पे जाएंगे ही नहीं, क्या कुछ आपके जो टेक्निकल खामियां हैं, जो भी कह लीजिए, आपके कुछ पेपरों में कमी है, कोई समस्या है, उसमें सरकार आपकी क्या मदद कर पाएगी? इसके लिए समाज से आने वाले नेता, समाज के आने वाले मुल्ला मौलवी वही जिम्मेदार है। उसे कह दिए अपने समाज में जाके झांके। जी ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी। राशिद जमील खान जी, आपके पास आना चाहूंगी। आवाज मिल पा रही है आपको?
राशिद जी आवाज मिल पा रही है? राशिद जी आपको ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए पहले। आवाज मिल पा रही है आपको? राशि जिसे करिए अपने मोबाइल को थोड़ा सीधा करें, उनकी तस्वीर उल्टी आ रही है। ठीक है राशिद जी, ठीक है राशिद हमारी जी। आवाज आपको आ रही है? आवाज जी 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 राशिद जी आवाज मिल पा रही है आपकी? ठीक। ठीक है राशिद जी आपसे सवाल है, क्या लगता है आखिर किस तरीके से ये जो बयान दिया जा रहा है अज़दुद्दीन ओवैसी की तरफ से कि मुसलमानों को ये सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया जा रहा है, आखिर कैसे, ये जानना चाहूंगी। क्योंकि कई बार हिंदू और मुस्लिम को लेकर कई ऐसे बड़े बयान ओवैसी के सामने आते हैं, लेकिन ये जो इस बार का बयान है और इसमें यह कहा गया कि मुसलमानों को जो सरकार है सेकंड क्लास सिटीजन बना देती है, कैसे सेकंड क्लास सिटीजन बन रहा है मुसलमान? देखिए इसमें ये अभी नहीं हुआ है। हाँ और मैं जो भाई साहब बैठे हैं उनकी कुछ बातों से सहमत भी हूँ। हाँ इसलिए कि इसमें कई चीजें हैं। एक तो जो हमारे पॉलिटिशियन थे चुन जी। के गए, जी उन लोगों ने अपना स्वार्थ देखा, अपने समाज के बारे में काम नहीं किया। दूसरी चीज ये है, और भी दिक्कतें, इसे देश आजादी के बाद, आजादी के समय करीब 35% मुसलमानों सरकारी नौकरी में था मुसलमान, और एक बड़ा रोल था उसका आजादी में भी। और मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान जा सकता था, लेकिन अपने देश प्रेम के कारण बड़े बड़े, जैसे अभी आपके सिपला के मालिक हैं, तमाम लोग हैं, इनको बहुत ऑफर दिए गए। और बहुत से ऐसे मिलिट्री के हमारे अधिकारी रहे जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी, उनको अच्छी पोजीशन पाकिस्तान में दी जा रही थी, लेकिन उन लोगों ने अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ा अपने देश प्रेम के कारण। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी से लेके अभी तक जो भी सरकारें आई, तो धीरे धीरे उनका सरकारी जो प्रशासनिक वो था उसके अंदर उनकी तादाद कम कर दी। जी जी सरकारी नौकरियों में उनकी तादाद कम करी। और कांग्रेस पार्टी के शासन काल में ही बहुत बड़ा, जहां जहां मुसलमान संपन्न था, हाँ चाहे मुरादाबाद का दंगा हो, ईद की नमाज पढ़ते हुए लोगों पर गोली चलाई गई, वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय। इसी जी। तरीके से आसाम में हुआ, भागलपुर के अंदर जब बहुत बड़ा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, तो वहां से लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान और नीतीश कुमार जैसे नेताओं का उदय हुआ, और दोबारा वहां कांग्रेस नहीं आई। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही सब चलता रहा। और उसके बाद मुसलमानों ने कांग्रेस को छोड़ के सपा बसपा जैसे लोगों को साथ दिया, वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन उसके बाद भी उनकी समस्याएं कम नहीं हुई, क्योंकि अब मुलायम सिंह यादव आए तो उन्हीं ने पिछड़ों का और सवर्णों का सबका हक मार के यादव समाज के लोगों को अधिकतम नौकरी दी, जी और मुसलमानों का उन्हीं ने कोई उत्थान नहीं किया। यही हाल बसपा में किया, लेकिन बसपा में कुछ गनीमत रहा। और सपा बसपा गठबंधन सरकार के अंदर जब पहली बार शिक्षा मंत्री डॉक्टर मसूद बने, जी और उन्होंने उर्दू को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया, उर्दू अनुवादक, उर्दू टीचर की जब नौकरी निकाली, तो यही मुलायम सिंह यादव ने काशीराम से बात करी और कहा कि भाई अगर मुसलमान रोजगार से जुड़ जाएंगे, तालीम से जुड़ जाएंगे, तो ये हमारे पीछे नहीं रहेंगे और इनका भी नेता पैदा हो जाएगा, और ये हमारे गुलाम नहीं रहेंगे, हमको हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट नहीं करेंगे। इसलिए भारत के इतिहास में वो काला दिन था जब एक शिक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्री के परिवार को आधी रात को पीसी वालों ने घर से जाके बाहर निकाल दिया। तो ये काम बीजेपी ने नहीं किया था, सपा बसपा सरकार में हुआ था, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, तो ये काम उनको निकाला गया। और इस तरीके से उस आदमी का समाज ने भी साथ नहीं दिया जब उसने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। तो कहीं ना कहीं अपनी बर्बादी के लिए मुस्लिम समाज भी जिम्मेदार है। और हमारे उलमा, जैसे अभी तमाम सरकारें लाई, मदरसे की शिक्षा के लिए तमाम पैसा लिया लोगों ने, जी लेकिन पैसा लेने के बाद अधिकतम लोगों ने सरकारी पैसा लेने के बाद अपने नात बाद रिश्तेदारों को नौकरी पे रखा और फर्जी भी चलाए मदरसे। और तो ये कहीं ना कहीं हमारा अपना समाज भी उसमें दोषी है। जी लेकिन अभी जो बात हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं बीजेपी के भाई हमारे, जी कि यहाँ आखिरी पायदान पे जो बैठा व्यक्ति उसको बना दिया उन्हीं ने राष्ट्रपति, तो उसी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब बीजेपी और बीजू जनता दल की सरकार थी उड़ीसा के अंदर, तो 12 आदिवासी मारे गए और मंत्री थी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, लेकिन उन्होंने उसका संज्ञान नहीं लिया था। और अभी हमारे दलित समाज के जो राष्ट्रपति बने हुए थे, उनके समय में क्या क्या दलितों के खिलाफ पास हुआ कानून वो आपने देखा।
और रही बात ये कह रहे हैं आखिरी पायदान तक लोगों की मदद की गई है, तो मैं गृह मंत्रालय का एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ, बिना उसके डाटा के बात नहीं होना चाहिए। 2019 के अंदर 1,44,000 भारत का नागरिक भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता ले ली। 2020 में 85,000 और 2021 में 1,67,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है, जहां पर और 2007 से लेके अब तक 9 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। ये आधिकारिक पूरा है, वो है गृह मंत्रालय का। जी ठीक है। तो आप ये बताओ, सुनिए पूरी बात, जिस पॉइंट पे एनआरसी सीए लेके आए थे कि देश के बाहर जो हिंदू हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, उनको भारत की नागरिकता देंगे। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये जो भारत के हिंदू हैं, आज वो सरकार बनी है देश में कि 7 साल के अंदर इसमें मैक्सिमम पलायन करने वाले, नागरिकता लेने वाले हमारे हिंदू भाई हैं, जो भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। तो हम इनसे ये कह रहे हैं, और अभी ईएमआई की रिपोर्ट है जून माह की, 1,40,000 रोजगार भारत में घट गए हैं। तो देखिए, भारत के अंदर 2 लोगों की स्थिति बहुत खराब हुई। कांग्रेस ने एक आयोग बनाया था, सच्चर कमेटी, और उन्हें ये जानने के लिए बनाया था कि मुसलमान भारत का जो हमने मेहनत करी है, क्या वो दलितों से बदतर हो गया इस देश के अंदर? नहीं। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने यह बताया कि भारत में मुसलमान दलितों से ज्यादा बुरी स्थिति के अंदर है। अब रही बात, और भारत के अंदर 2 लोग बहुत उनकी स्थिति खराब है, एक तो दलित हैं और दूसरे मुस्लिम हैं। और रही बात, जैसे भाई हमारे कह रहे हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री आवास, तो भी ये बात अच्छी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो मोदी जी की है, वो बहुत अच्छी योजना है, और उसके अंदर मुसलमानों को भी मकान मिला, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन वहीं पर जो ओवैसी साहब ने कहा कि भारत में दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के अंदर जो मॉब लिंचिंग हुई तमाम, आप देखिए शंभू रैगर ने जो मॉब लिंचिंग करी, उसको हमारे हिंदू समाज के लोगों ने, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने उसको हीरो बना दिया, और कोर्ट के परिसर में ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया। और इसी तरीके से जब कश्मीर के अंदर, श्रीनगर में मंदिर के अंदर एक बेटी से बलात्कार होता है, देखिए बेटी हिंदू हो या मुसलमान, वो हमारी बेटी है। अगर उसके साथ कोई बलात्कार करता है तो उसके साथ हम नहीं खड़े होंगे। तो वहां पर बीजेपी के विधायक लेके तमाम लोग उसके साथ तिरंगा लेके खड़े हुए। तो ये सब शर्मनाक बात है। अभी स्मृति ईरानी की बेटी एक मरे हुए आदमी के नाम पे लाइसेंस लिया है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई? लेकिन उसी जगह पर एक मुसलमान जो 10 बार विधायक रहा, 4 बार कैबिनेट मंत्री रहा, 4 बार एमपी रहा लोकसभा के अंदर, उसकी बीपी सांसद है, उसका बेटा विधायक रहा, उसको बकरी चोरी, मुर्गी चोरी और गल्ला मतलब शराब की दुकान लूटने के अंदर, तो एक मुसलमान होने की उसको सजा नहीं मिली। अभी कानपुर के अंदर दंगा हुआ, मैं वीडियो आपको भेज दूं व्हाट्सएप पे, उसके अंदर एक पुलिस अधिकारी अपने उच्च अधिकारी से बात कर रहे हैं कि देखिए बीजेपी के विधायक और जिलाध्यक्ष बम कट्टा लेकर आए हैं और बवाल मचाए हुए हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? लुलु मॉल के अंदर क्या हुआ? पहली जो एफआईआर है जिसके अंदर 3 हमारे हिंदू भाई जिन्होंने 18 सेकंड में नमाज पढ़ी, उसको हटा के अब मुसलमानों में बात है। एक नीरव मोदी से लेके और विजय माल्या तक कितने कितने हजार करोड़ रुपए हमारे हिंदू भाई देश से भाग के पैसा लेके। वही भारत का लाल यूसुफ अली भारत के अंदर योगी जी के कहने पर आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कितने हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन हिंदू मुसलमान के नाम पर ही तो कुछ एलिमेंट्स है जो गड़बड़ कर रहे हैं, लुलु मॉल का बहिष्कार कर रहे हैं। हालांकि योगी जी ने सख्त एक्शन लिया, लगभग अभी 3-4 दिन पहले तो 31 लोगों को जेल भेज दिया और ये प्रकरण ठंडा हुआ। तो हम तो भाई वो जो आदमी सही काम करेगा, चाहे जिस पार्टी का, हमारे लिए सारी पार्टी बीजेपी है, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो काम सही है उसका तो समर्थन करना चाहिए और जो काम गलत है वहीं पर मॉब लिंचिंग होती है। मॉब लिंचिंग करने वाले हमारे जो हिंदू भाई है जो गुमराह हैं, उनके साथ बीजेपी के लोग खड़े, उनको पनिशमेंट नहीं मिलता है। 2002 के दंगे के अंदर कितने लोग मारे गए, पूर्व सांसद के परिवार को मारा गया, सांसद को जिंदा जला दिया गया, क्या किसी को सजा हुई? तो ये आप मुसलमान होने के नाते यहाँ दोहरे दर्जे का मुसलमान नहीं है, नागरिकता नहीं साबित हो रही है, किस तरीके से उनको इंसाफ नहीं मिला। ठीक है, ठीक है। जहां पर इंसाफ की बात है, अदालत अभी देख लीजिए नुपुर शर्मा के मामले में,
नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है ठीक है और राशिद नूपुर जी। शर्मा के खिलाफ इतनी ठीक है। एफआईआर होने के बाद लेकिन- उसको अरेस्ट नहीं ठीक है। किया और उस मामले को लेके कितने लोगों को अरेस्ट किया गया। 38 साल पहले एक फिल्म रिलीज होती है, उसको लोगों ने देखा, कितना देखा, ठीक है। लेकिन एक अकाउंट में सिर्फ एक ट्वीट था, उसके ऊपर जुबैर को अरेस्ट किया गया और कितने फर्जी मुकदमे अलग अलग जिलों से लगाए गए। तो मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कि अभी न्याय प्रक्रिया पे भारत के लोगों का भरोसा है, उन्हीं ने तमाम मुकदमे के अंदर उनको बेल दी और बेल लेने के अंदर देखिए जो सरकारी वकील था उसने क्या आर्गूमेंट किया कि इनको बोलने की आजादी, लिखने की आजादी खत्म की जाए। तो मैं उस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का मैं बहुत ज्यादा मान सम्मान भी करता हूं और उनको इस बात के लिए बहुत अप्रिशिएट भी करता हूं कि उन्हीं ने कहा कि यह बात तो ऐसी हो, किसी पत्रकार को बोलने और लिखने की आजादी खत्म करने का मतलब कि किसी वकील से ये कहा जाए कि आपको अदालत में बहस नहीं करनी है। तो कहीं ना कहीं अभी भी हमारा ज्यूडिशरी सिस्टम जो है उसके अंदर बहुत से लोग अभी बाकी हैं जो सच के साथ खड़े हैं, वरना तो सारा सिस्टम ही देख ही रही है आप क्या हो रहा है। ठीक है, ईडी से राशिद लेकर अमीर जी, सारी ठीक है। एजेंसियां हैं क्योंकि वो वो सरकार वैसी- को ठीक जो है, ठीक है विपक्षी सर, ठीक सरकार है। को क्या करती राशिद है। जी, ठीक है। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहीं ना कहीं जिक्र किया है, जो स्वनिधि स्कीम है उसको लेकर भी कई तरह के बयान दिए और इसी पर जवाब लेना चाहूंगी विवेक श्रीवास्तव जी आपका। ये जो स्वनिधि स्कीम है उसके तहत जिस तरीके से जो रेहड़ी वाले हैं, पटरी पर दुकान और ठेला लगाते हैं, उनको लोन दिया जाता है और ओवैसी साहब कहीं ना कहीं ये बात कह रहे हैं कि 32 लाख लोगों में से सिर्फ 331 अल्पसंख्यकों को लोन दिया गया। आखिर क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कही जाती है, मुसलमानों की संख्या उनमें ज्यादा है, हिंदू से कम है। हिंदू इसमें कम है, आपको बताना चाहूंगी इसमें मुस्लिम जो है वो 50% तक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, साथ ही साथ 33% हिंदू जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है। लेकिन जब लोन देने की बात आती है, 32 लाख लोगों को लोन दिया गया, लेकिन उसमें से सिर्फ 331 मुसलमानों को यहाँ पर लोन दिया गया। आखिर क्यों ऐसा? मैंने प्रिया जी पहले ही अपने बयान में स्पष्ट कर दिया हाँ, कि इसके लिए इनका दुनियावी तालीम में ना होना जिम्मेदार है। इसके लिए समाज के रहनुमा जिम्मेदार हैं, स्वयं ओवैसी जी जिम्मेदार हैं, स्वयं इनके समाज से आने वाले मुल्ला मौलवी जिम्मेदार हैं। आप दुनियावी तालीम दिलाएंगे नहीं, दीनी तालीम में उनको गुमराह रखेंगे। अगर उनको मालूम ही नहीं कि बैंक का फार्म कैसे भरे, लोन कहां से मिलेगा, तो क्या बैंक उनको ढूंढ के लोन देने जाएगी? इसके लिए स्वयं ओवैसी जिम्मेदार हैं। इतने अपने अब्बा हुजूर के जमाने से उनके घर में सांसदी है, उनसे कोई पूछे कि आपने हैदराबाद में अपने भाइयों के लिए क्या किया, आपके क्षेत्र में कितने लोगों को लोन मिल गया, जरा बता दो ओवैसी साहब। जहां जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो सांसद हैं उसके पहले वहां से उनके अब्बा हुजूर सांसद होते थे, खानदानी सीट उनकी है, वही बता दे कि उनकी सीट उनकी लोकसभा से कितने लोगों को लोन मिला। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों मुसलमान दुनियावी तालीम में नहीं? क्यों उसको नहीं मालूम फार्म कहां भरा जाएगा, बैंक की क्या फॉर्मेलिटी है, कौन पूरी करेगा? तो बैंक तो घर जाएगी नहीं देने लोन। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए स्वयं ओवैसी जिम्मेदार हैं। ठीक है, किसको रो रहे हैं? अपने आप को रोए। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, लेकिन सबका साथ सबका विश्वास का जो नारा था अब ये भी बता दिया कि अब फेल हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के बयान में ये बात कह रहे हैं कि 131 अल्पसंख्यकों को लोन दिया जाता है। आप विषय समझ नहीं पा रही फिर तो। हाँ, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, और सरकार सबके दरवाजे पे जो वाला सरकार ने किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं की। स्वयं अभी आपने देखा कि ओवैसी जी की पार्टी के प्रवक्ता बता रहे कि हाँ प्रधानमंत्री आवास मिला है, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिला है, तो बिजली का कनेक्शन मिला है, तो सरकार ने कहां पार्शियलिटी की? अब आप लोन लेने जाना, आप लोन लेने नहीं जाओगे तो सरकार उसमें क्या करेगी आपका? बिल्कुल ठीक है। राशिद जमील खान जी, ये जो बार बार इस तरीके की बात कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी की, जो सरकार की योजना है, जो प्लान्स तो तैयार करती है सरकार, ऐसा चाहती है कि मुस्लिमों को इससे दूर रखा जाए, आखिर किस तरीके से? देखिए, एजुकेशन में मुसलमान अब पीछे नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों ने एजुकेशन हासिल करी, हर क्षेत्र के अंदर उन्हीं ने झंडे गाड़े हैं और भारत के अंदर भारत का नाम भी रोशन किया है। तमाम
जगह से बच्चे पढ़ के निकले, लेकिन सरकारी नौकरी के अंदर हर सरकार के अंदर पार्शियलिटी होती है। बीएसपी थी तो उन्हीं ने बैकलॉग भर्ती के अंदर और दलितों में 67 जातियां, मात्र एक जाति को आगे बढ़ाने का काम किया था, जाटो समाज को। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैं बिल्कुल डाटा से बात कर रहा हूँ। आप देखिए जो पीएससी की भर्ती हुई थी, पुलिस की भर्ती हुई थी, उसके अंदर 3 जिलों से मैक्सिमम यादव भर्ती किए गए थे, जबकि आरक्षण इतना था कि दलितों को पिछड़ों में कितनी जातियां हैं, किसी को नहीं दिया गया नौकरी। और जो अपर क्लास के लोग थे उनका भी कोटा कम का, उनकी भी काटा गया और उन लोगों ने मैक्सिमम नौकरी, सरकारी नौकरी जो है यादव समाज को दी। आप 89 के बाद उठा के देख लिए, 89 से पहले कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा अपर क्लास हिंदुओं को सरकारी दी थी नौकरी। आप देखिए दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को उन्होंने बैकफुट पे रखा था। और कांग्रेस टाइम के अंदर ही ब्राह्मण, ठाकुर और जितने भी ये बनिया टाइप के लोग थे, सब शासन के अंदर जिसने रखा था ब्राह्मण समाज के लोग थे। और अब बीजेपी के आने के बाद मैं आपको एक डाटा बता दूं, भाई साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि 1100 से ज्यादा लोगों का चयन हर साल कंपटीशन के जरिए होता था आईएएस के लिए। लेकिन इस बार जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार का कार्यकाल जो दूसरा वाला शुरू है, इससे पहले जो 1-2 साल का रहा था, इन लोगों ने लिटरल उससे जो है यानी बैकडोर से अभी 650 लगभग लोगों को कंपटीशन से आईएएस बने और 650 उसके बाद 500 आदमी कहाँ चले गए। अब आप ये आरक्षण का रोना रो रहे हैं तमाम हमारे स्वर्ण भाई बीजेपी के लोग और ब्राह्मण समाज के लोग, लेकिन वही लोग बताइए ज्यादा मैक्सिमम और एक ही समाज के लोग ज्यादातर हैं जिनको बैकडोर से आईएएस बना दिया गया। पहले आईएएस में जो सचिव स्तर का पद दिया जाता था, प्रमुख सचिव, इसको डायरेक्ट बना के बिना कंपटीशन के बैकडोर से उनको सीधे बनाए दे रहे हैं। तो ये तो समझ लीजिए सीधे मुसलमान ही नहीं, दलितों पिछड़ों को भी सरकारी नौकरी से और ब्यूरोक्रेसी में उसको वंचित कर रहे हैं। और अभी जितना अभी आप देखिए अग्निवीर योजना जो लाए हैं, उसके अंदर कॉलम के अंदर जो पहले कभी नहीं रहा, जाति प्रमाण पत्र मांग रहे, क्या आवश्यकता पड़ गई। देखिए हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, ना बीजेपी, ना सपा, ना बसपा, ना कांग्रेस। सीधी सी बात है, जो काम सही आपका उसका कोई विरोध नहीं है, जो काम गलत है उसके लिए कहा जाएगा। भारत की जीडीपी इतनी ज्यादा डाउन हो गई, जिस समय देश के अंदर मुगलों का शासन था, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसकी जीडीपी दुनिया के अंदर टॉप पे थी। आज जीडीपी गर्द में चली गई है, माइनस में चली गई है। आज आप देख लीजिए रिजर्व बैंक ने क्या डाटा जारी किया है कि उनके पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना बचा है, और जबकि गल्फ के अंदर मुस्लिम कंट्रीज के अंदर लगभग 2 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा वहां से आ रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, भारत के अंदर जब तक दलित और पिछड़े और मुस्लिम, खासकर दलित और मुसलमान, इनको जब तक आप मुख्य धारा में नहीं ले, सरकारी संसाधनों में इनका हक इनको नहीं मिलेगा, उसमें खाली बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। उसके अंदर वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो मुसलमान, सपा, बसपा, कांग्रेस से विधायक हैं, उसमें वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो हमारे उलमा हैं। हमारा तो देखिए सबका कंट्रीब्यूशन, बीजेपी भी जिम्मेदार है। तो जब तक ये सारे लोग मिलके एक ईमानदारी से, जो हमारे देश के अंदर पिछड़े, उसके अंदर बहुत से पिछड़े अगली जात के भी हैं, ऐसा नहीं कि अगली जात के लोग गरीब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी सबसे ज्यादा देश के अंदर दलित और मुस्लिम, इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, अभी स्टेट बैंक में अगर 25 लाख सरकारी नौकर होंगे तो 25 लाख के अंदर 25,000 कर्मचारी नहीं है मुसलमान। आप डाटा उठा के देख लीजिए। इसी तरीके से बीएसएनएल में अगर 1 लाख कर्मचारी में आप देखेंगे तो 1000 मुस्लिम कर्मचारी बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा, वो भी कहीं जीएम, एएम और रीजनल मैनेजर नहीं है। चपरासी से लेकर ऐसे ही है क्लर्कल पोस्ट के ऊपर। और ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग नहीं है। हाँ ठीक है, लिटरेसी जो दर है वो कम है, लेकिन अभी 20 वर्षों के अंदर जब से देश के अंदर बीजेपी आई है, तो बीजेपी के आने का एक फायदा ये हुआ कि बीजेपी ने मुसलमानों को जगा दिया, मुसलमानों ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट सही कराए और मुसलमानों ने शिक्षा की तरफ अपना रुख किया और इस देश के हिंदुओं को बहुत बड़ी तादाद में बेरोजगार किया बीजेपी ने। जो रिक्शा मुसलमान चला रहे थे देश के अंदर, ई रिक्शा देखिए
90% मुसलमान चला रहे थे, 99%। लेकिन आज का डाटा इस साल का 2022 का भी 6 महीने का देखेंगे तो इस देश के अंदर 80% मुसलमान रिक्शा चला रहे, 20% हिंदू भी रिक्शा चलाने लगे, ई रिक्शा। इसी तरीके से पंचर की दुकान पहले हमारी थी यहाँ से लेके दिल्ली तक, लेकिन अभी पंचर की दुकान हमारे हिंदू भाइयों की भी हो गई है। तो चूंकि बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही, उसका असर सब पर होगा। भाई हमारा तो आबादी है 14% है, 86% वो है, और पार्शियलिटी ये हो रही है कि तमाम बीफ के जो निर्यात है बीफ का, वो हमारे हिंदू भाई कर रहे हैं, ब्राह्मण भाई, जैन भाई हैं। लेकिन बीफ के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, मारने के बाद जो लोग उसको मार रहे हैं उनको सजा नहीं मिल रही है। तो ये एक पार्शियलिटी तो हो रही है। सबका साथ सबका देखिए, जब जो भी क्राइम हो, हम कहते हैं मुसलमान अगर किसी क्राइम में है आप उसको सजा दीजिए, लेकिन अदर कम्युनिटी का आदमी भी किसी भी धर्म जात के साथ करता है, खाली मुसलमान नहीं। अभी देवरिया के अंदर देखिए एक बेटी को किस तरीके से रेप किया गया, उसके ऑर्गन्स में लाठी डाल के उसको मारा गया। अभी सुल्तानपुर के अंदर एक बेटी के साथ जो 6 लोगों ने रेप किया, हम गिनाने लगेंगे तो बहुत ज्यादा है। तो अभी दलितों के साथ कितना मामला, किस तरीके से मामला हो रहा है, दिन प्रतिदिन डेली का डाटा है। लेकिन तो मैं आपको और बात बताऊं कि डेली भारत के अंदर 300 से ज्यादा लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। और आप देखिए यही अडानी के पोर्ट पे, मुद्रा पोर्ट के ऊपर 20,000 करोड़ से ज्यादा एक बार में ड्रग जो है पकड़ी गई। क्या अडानी को जेल भेजने की किसी की हिम्मत है? लेकिन शाहरुख खान के बेटे को फर्जी एक इतना प्रोपगंडा मीडिया ने खड़ा किया, उसको जेल भेजा, बाद में कुछ नहीं निकला। तो कहीं ना कहीं मुसलमान को बदनाम करके लोग राजनीति कर रहे हैं, तो ये चीजें गलत हैं। तो इसमें हमारे जो विधायक हैं अदर पार्टियों के, वो भी जिम्मेदार। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों ने एक लय से बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट दिया। आजादी के बाद इतना वोट कभी मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को नहीं दिया। लेकिन आज इतने मामलात हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी के और विधायकों को छोड़ दिए गए, आधे ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया राष्ट्रपति चुनाव के अंदर, और इनके सगे चाचा ने वोट दे दिया। और कोई भी मुस्लिम विधायक अभी तक मुसलमानों के किसी मामले पर नहीं बोला। वो आप देखिए, तो ये जो हमारा समाज भी दोषी है, हम इसको मानते हैं कि वो भी अपने स्वार्थ के अंदर अंधे हैं। वो सोचते हैं अगर मैं मुस्लिम समाज की कोई बात करूंगा तो अखिलेश यादव आरएसएस का आदमी उसको पार्टी से निकाल देगा, दोबारा वो टिकट नहीं देगा। क्योंकि बीजेपी अगर पूरे देश के अंदर अगर आ गई है तो उसका जिम्मेदार मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी है। सन 1989 में बीजेपी ने मुलायम सिंह को अपने सहयोग से मुख्यमंत्री बनाया था, बीजेपी ने बनवाया था। बीजेपी के सपोर्ट से मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने, और बीजेपी के कहने पर मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या के अंदर 6 दिसंबर 1991 को हिंदुओं पर गोली चलवाई, लेकिन वहां बीजेपी का कोई नेता नहीं मारा गया। बड़े आश्चर्य की बात है। और उनकी तमाम अस्थि कलश लेके बीजेपी घूमी, और उसके बाद सरकार बनी पूर्ण बहुमत में पहली बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं भाई, क्या किया। ठीक है राशिद जमील खान जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ जुड़े हुए थे, वही AIMIM से राशिद जमील खान जी आज हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खास चर्चा में।